तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? तो सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम ज्योग्राफी की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। जैसा मैंने पीछे लिख रहे हैं, ज्योग्राफी यानी भूगोल। ज्योग्राफी अब तक हमने जो है कैसे पढ़ी है? ज्योग्राफी अब तक हमने रटने के हिसाब से पढ़ी, लेकिन पहली बार अब हम ज्योग्राफी समझने के हिसाब से पढ़ेंगे कि चीज़ें कैसी होती। यहाँ ज्योग्राफी में हम विद्या क्लासेस के अंदर जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो बेसिक से लेकर एडवांस तक की, यानी हम उन चीज़ों को भी कवर करेंगे, उन टॉपिक्स को भी कवर करेंगे जो बहुत बेसिक से हैं, और उन टॉपिक तक पहुंचेंगे जो बहुत एडवांस हैं, जो आपके जो है यूपीएससी लेवल को भी टच करने की हमें कोशिश करेंगे। लेकिन जितने भी कॉम्पिटिशन वाले बच्चे हैं वो भी सब यहाँ पे जुड़ सकते हैं, और जितने एकेडमिक बच्चे हैं यानी जो 6th 7th 8th 9th 10th में ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं वो बच्चे भी यहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। ऐसे बच्चे जो ज्योग्राफी को समझ नहीं पा रहे, आज से ये जो क्लासेस आपको हर रविवार देने की हमारी कोशिश रहेगी, तो इन क्लासेस में आपको जो प्रॉपर नोट्स बनाए जाएंगे वो आप यहाँ से बना सकते हैं, और साथ में एडवांस लेवल को भी आप यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। चलिए आज हम जो है ज्योग्राफी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी दो वर्ड से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी। सबसे पहले हम बात करेंगे जियो। तो जियो का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले हम जियो की बात कर रहे हैं, तो जियो का मतलब हुआ आपका अर्थ। अर्थ यानी पृथ्वी, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं ग्राफी, यानी आपका टू एक्सप्लेन, यानी किसी चीज का वर्णन करना। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? ज्योग्राफी एक तरह का अर्थ का, यानी आपके जो अर्थ है उसका वर्णन कर रही है। तो ज्योग्राफी में हमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या समझना है कि अर्थ और एक्सप्लेन से ये दो वर्डों से मिलकर हमारा बना है जियो और ग्राफी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज समझ रहे हैं, ज्योग्राफी क्या हुई हमारी? जियो मतलब अर्थ और ग्राफी मतलब एक्सप्लेन करना। तो यहाँ पे हमें इतना कॉन्सेप्ट समझाया। अच्छा, जितने भी बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो एक बात का ध्यान जरूर रखें कि जिस तरह से सर आपके जो है 3-4 मार्कर यूज कर रहे हैं, अगर आप भी इस तरह से अपने 3-4 पेन यूज करेंगे तो एक उससे आपको जो है हेल्प मिलेगी। एक हेल्प क्या मिलेगी कि हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना उनके लिए हम एक स्पेशल पेन का यूज करते हैं, तो वहाँ हमें थोड़ा सा पता होता है कि हमें इस वर्ड पे या इस लाइन पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। तो उसमें हमें यहाँ पे बेनिफिट ये सबसे ज़्यादा मिलेगा कि हमें यहाँ पे कौन सी लाइन पे ध्यान देना है। तो जब हम कई सारे मार्कर्स का यूज़ करते हैं, अलग अलग तरह से लिखते हैं, तो उस समय यहाँ बेनिफिट मिलता है। दूसरी चीज़, जब हमारा रंग बिरंग का कागज बनाते हैं ना, तो हमारे खुद का इंटरेस्ट बनता है उसको देखने का, और जब चीज़ों को देखने का इंटरेस्ट बनेगा तो जाहिर सी बातों को याद करने का भी इंटरेस्ट हमारा बनेगा। तो सबसे पहले हम जब ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो ज्योग्राफी के फादर को जाने बगैर कैसे रह सकते हैं? तो ज्योग्राफी की हम बात करेंगे फादर यानी जनक। सबसे पहले ज्योग्राफी के फादर यानी जनक कौन है? अब यहाँ पे ज्योग्राफी के फादर को हम दो हिस्सों में जानेंगे। एक तो होगा उसके शब्द के रूप में, ज्योग्राफी शब्द किसने दिया, और एक जानेंगे विषय के रूप में कि ज्योग्राफी विषय किसने दिया। देखिए सबसे पहले देखिए कुछ मैं कोशिश करूँगा कि आपको यही याद कराना चाहिए। तो चीजें याद यहाँ कब होंगी? जब हम कुछ ट्रिक समझेंगे। तो कुछ ट्रिक ऐसी होंगी जिनका लॉजिक से कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन हमें याद हो जाए इसलिए उनको हम जोड़ेंगे विभिन्न चीजों से। देखिए यहाँ पे जो है शब्द का जो जनक है, शब्द के जनक है वो आपके इरोटोस्थनीज है। इरोटोस्थनीज, अब यहाँ पे होता क्या है, इसको याद करने का तरीका देखिए। स्पेलिंग को याद करने का इतना बड़ा मकसद नहीं होता, क्योंकि जब हम कंपटीशन लेते हैं तो स्पेलिंग का हमारा इशू इतना बड़ा नहीं होता। तो वहाँ इशू क्या होता है, हम कैसे याद कर सकते हैं? देखिए शब्द बोला है तो शब्द इसरो ने बोला है, ऐसे याद रखो। तो इरो याद हो गया, इरो। अब तू रोता है, हमें क्या मतलब? तू जबान टोक रहा है, तो तो अपनी जगह पे स्थिर है। तो इस तरह से छोटी छोटी ट्रिक बना ली हमने इरोटोस्थनीज। तो आपको जो ट्रिक लगती है अपने लिए आप वो बना सकते हो, मुझे जो लगी मैंने आपको बता दी। अब एक शब्द है हमारे पास विषय।
जनक विषय के रूप में। भाई विषय के रूप में अगर आप देखो तो फादर जो है ज्योग्राफी के, वो शब्द के जो फादर है वो एरिस्टोथेनिस है, लेकिन एज ए सब्जेक्ट आपको ज्योग्राफी किसने दिया? एज ए सब्जेक्ट आपको जो ज्योग्राफी है वो आपको हेरोडोटस ने दिया। ओ सॉरी, फिक्टियस, थोड़ा सा शब्द लिखा होगा, फैक्टिस ने दिया। अब इसमें इनकी बुक को हमें याद रखना चाहिए, इनकी एक बुक को हमें याद रखने की जरूरत है, क्योंकि कई बार हमसे पूछ लेता है कि बुक्स कौन सी हैं। तो बुक्स में जो है हमारा जस्ट पीरियड, एक बुक है हमारी जस्ट पीरियड। जस्ट पीरियड जो बुक है वो आपका हेक्टेस ने लिखी थी, और ये जो है विषय के यानी ज्योग्राफी विषय के सब्जेक्ट के आपके जो है जनक थे। पहले यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत है? अब एक चीज इसमें जो हमारी रह गई थी वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ एरिस्टोथेनिस जो है वो आपके जो है भूगोल को व्यवस्थित रूप से जो है व्यवस्थित रूप में लाने का भी श्रेय इनको ही दिया जाता है। तो एरिस्टोथेनिस को जो है हम भूगोल का व्यवस्थित रूप भूगोल का व्यवस्थित रूप लाने का श्रेय किसके पास है? एरिस्टोथेनिस के पास है, और शब्द का भी श्रेय इनके पास ही है। तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि एरिस्टोथेनिस को हमें दो जगह याद करना है। एक तो जनक अगर शब्द के रूप में पूछे ज्योग्राफी शब्द किसने दिया? एरिस्टोथेनिस ने। जनक पूछ ले शब्द के रूप में एरिस्टोथेनिस, और अगर भूगोल को व्यवस्थित क्रम में जो है लगाने के रूप में पूछे तो एरिस्टोथेनिस। और हेक्टेस को हमें कहाँ याद रखना है? हेक्टेस को हमें दो जगह याद रखना है। जनक अगर विषय के रूप में पूछ ले, और एक उसकी बुक है जस्ट पीरियड, इसके रूप में हमें यहाँ पे दो जगह एरिस्टोथेनिस को याद रखने की जरूरत है। तो यहाँ पे जब हम इन दोनों जगहों पे आएंगे तो अब हमारा इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आधुनिक भूगोल की तरफ चलते हैं। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, आधुनिक भूगोल के जनक। अभी ये सारे शब्द हैं, अकेडमी वाले जो बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं और क्यों पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं आपकी बुक्स में भी यहाँ पूछा जाता है कई बार कि जो है मॉडर्न ज्योग्राफी के जनक किसे कहा जाता है, या मॉडर्न ज्योग्राफी के जो फादर हैं उन्हें किसे कहा जाता है। तो अभी कोई वर्ड याद रखना है, आधुनिक भूगोल। आधुनिक, आजकल के लौंडे बहुत आधुनिक हुए फिर रहे हैं, आजकल के लोग बहुत आधुनिक हो रहे हैं, तो ज्यादा ही अलेक्जेंडर बनता है। क्या बन रहे हैं? अलेक्जेंडर। तो सबसे पहले तो अलेक्जेंडर को याद कर लिया हमने। कुछ जगह पे अलेक्जेंडर ए से लिखते थे, कुछ जगह पे एस लिखते थे, तो उससे कोई इतना खास आपको नहीं फर्क लगेगा। अलेक्जेंडर जो है उसका पूरा नाम है अलेक्जेंडर वन हेल्मुथ। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आपके जो है जनक है किसके? आधुनिक भूगोल। अब देखो आधुनिक भूगोल, आधुनिक भूगोल आपको वर्ड याद हो गया आधुनिक, यानी आधुनिक टाइम में जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा अलेक्जेंडर में घूम रहे हैं। अब जब बच्चे अलेक्जेंडर ज्यादा बन रहे हैं तो बस आपको आधुनिक भूगोल से याद रखना है अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर बस, क्योंकि कंपटीशन में हमारे पास ऑप्शन होते हैं, तो अगर हमें अलेक्जेंडर भी याद आ गया तो उसका हम ऑप्शन टिक कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास ऑप्शन पूरा नाम याद करने की बात आ रही है तो अलेक्जेंडर वन हेल्मुथ। ठीक है, पहले देख इतना क्लियर हुआ। अब जरा एक बार इतने को ही हम रिवाइज करेंगे अच्छे से, फिर एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी वर्ड दो चीजों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी। तो जियो का मतलब हुआ अर्थ यानी पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब हुआ टू एक्सप्लेन यानी वर्णन करना।
अब ज्योग्राफी शब्द के जो फादर है यानी जनक है वो किसे कहते हैं? एरोटोस्फेनिक्स को कहा जाता है, यानी भूगोल का व्यवस्थित रूप भी किसने दिया हमें? एरोटोस्फेनिक्स ने दिया। लेकिन फादर जो है आपके किसके विषय के, वो है हेक्टियस, जिन्होंने बुक लिखी थी जस्ट पीरियड। आधुनिक भूगोल का जो जनक है वो अलेक्जेंडर वॉन हेल्महोल्ट्ज को बोलते हैं। इनकी एक बुक का नाम आपको ध्यान रखना होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह आप अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो इनकी बुक का नाम था कॉस्मोस। क्या नाम था? कॉस्मोस, ठीक है ना। कॉस्मोस बुक के बारे में भी आपको आगे का जानकारी में दूंगा। तो सबसे पहले आपको इतनी चीजें समझ में आ गई। सबसे पहले आप इन चीजों को नोट डाउन कीजिए। चलिए, तो ये उम्मीद करते हैं कि आपने इन्हें लिख लिया होगा। अब मैं ऊपर से इधर निकाल देता हूँ। अगर आपने नहीं लिखा तो नीचे वाला फटाफट लिख लीजिए, इतने ऊपर वाला मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब मैं बात कर रहा हूँ मानव भूगोल की। यानी ह्यूमन ह्यूमन ज्योग्राफी की हम बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में आपको दो नाम याद रखने हैं, एक तो फेडरिक और एक कार्ल। और दूसरा कार्ल, ठीक है। फेडरिक और कार्ल दोनों को जो है मानव भूगोल के जनक के रूप में या मानव भूगोल के बड़े शोधकर्ताओं के रूप में जाना जाता है। अब इसके आगे मानचित्र पे बात करते हैं। तो मानचित्र में भी आपको दो नाम याद रखने हैं। मानचित्र में दो नाम कौन कौन से आपको याद रखने हैं? सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम याद रखना है जिसने मानचित्र बनाया। मानचित्र बनाना, पहला मानचित्र बनाना, ठीक है। दूसरा नाम उसका याद रखना है जिसने विश्व का पहला मानचित्र बनाया, यानी पूरे वर्ल्ड का उसने मानचित्र बनाया। विश्व का प्रथम या पहला मानचित्र बनाया। पहले भाई सब बच्चे बताओ, वीडियो की क्वालिटी तो सही आ रही है ना? किसी को यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अनेक्सिमीडर जो है उसको विश्व का इसमें पहला जो है मानचित्र बनाया था, और एक बहुत छोटी एरिया का था, जैसे हमारे वाले बिजनौर ऐसा एरिया होता है, ऐसे इसका जो आसपास का एरिया था उसका इसमें पहला मानचित्र बनाया था। दूसरा था टॉमली। टॉमली आप और भी कई जगह पे सुनेंगे। टॉमली अपने में अच्छा बड़ा नाम है, और इन्होंने क्या बनाया था? विश्व का प्रथम मानचित्र, यानी जो पूरे वर्ल्ड का जो मानचित्र बनाया गया था वो इनके द्वारा सबसे पहले बनाया गया था। इनकी बुक का आप नाम याद रखेंगे। बुक के नाम देखिए, मेरी कोशिश रहेगी ज्यादातर जो बुक्स हैं जो कभी पूछी गई हैं या अधिकतर पूछी जाती हैं उनको मैं आपको यहाँ नोट कराऊँ। तो यहाँ पे जो टॉमली है उनकी जो बुक थी द ज्योग्राफी, उसको आप याद रखेंगे। इतना क्लियर है? चलिए, पहले यहां तक आप उतार लीजिए। यहां से हम इसको फिनिश कर सकते हैं। अब यहाँ तक तो हमने जो है समझ लिया कि हमारे विश्व का पहला मानचित्र क्या है। अब हम यहाँ से आगे, बल्कि मैं पूरा ही इरेज करूँगा। आई होगा आपका सभी जो ताली होगा सबको समझ में भी आ रहा होगा।
ठीक है, कोशिश ये रहेगी हमारी कि ज्योग्राफी में हर एक पॉइंट आपको क्लियर करा जाएगा, कुछ भी चीज रटने की कोशिश ना करें। कुछ चीजें ऐसी होती है जो थोड़ा सा समझ के हो जाती है, कुछ में ऐसा होता है कि कुछ टेक्निक बना लेंगे तो एकदम याद हो जाएगी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं आगे, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड यानी कॉस्मोस। यानी यूनिवर्स। ब्रह्मांड यानी कॉस्मोस यानी यूनिवर्स। अब यूनिवर्स में जब हम आएंगे तो हमारे यूनिवर्स में दो तरह की हमें कंडीशन देखने को मिलती है। भाई सबसे पहला जो है कुछ अवधारणाएं हैं वो हमें पढ़नी होंगी, और कुछ हमें पढ़ना होगा सिद्धांतों के बारे में। ठीक है भाई, अवधारणाओं में और कुछ सिद्धांतों में हमें यहाँ पे पढ़ना होगा। ठीक है, अब अंतरिक्ष जो है हमारा, इस ब्रह्मांड जो है उसमें हमें हमारे पास क्या क्या है, एक चीज ये मैं बता दिया, हमारे पास ब्रह्मांड में आकाशीय पिंड है। ठीक है, प्लस हमारे पास कुछ ऐसे चीजें हैं जिसमें हमारे जैसे आंतरिक चीजें हैं कुछ हमारे पास, तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो अवधारणा और सिद्धांतों में अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो अवधारणा है वो भूमि के बहुकेंद्रीय होने के ऊपर है। देखिए भूमि को पहले क्या होता था, भू केंद्रित अवधारणा, भूकेंद्रित अवधारणा मतलब यानी भूमि के केंद्र में अवधारणा, इसे भूकेंद्रीय अवधारणा भी बोलते हैं। इसका एक नाम भूकेंद्रीय अवधारणा है। भूकेंद्रीय अवधारणा। भूकेंद्रीय अवधारणा का मतलब या भूकेंद्रित अवधारणा का मतलब क्या है कि जो पहले माना जाता था कि ये भूमि है यानी अर्थ है हमारी, जो उसके चारों तरफ सारे के सारे जो गैलेक्सी में हमारे प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे किसके, अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं। पहले ये माना जाता था, और ये लगभग आपका 1843 एडी के आसपास में ये अवधारणा किसने लिखी, ये आपके टॉमली ने ही दी थी। पीछे टॉमली को पढ़ा के आ रहे थे हम, है ना, ये अवधारणा के टॉमली ने ही दी थी। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद अब आपकी बाद में अवधारणा बनी जो कि अब तक चल रही है कि ये अवधारणा क्या थी कि जो भी हमारी भूमि है वो भूमि हमारी क्या है, सौर केंद्रीय है। सौर मतलब सूरज, सूरज पे केंद्रित है। क्या है हमारी भूमि, सौर केंद्रीय या सौर केंद्रित है। ये अवधारणा है हमारी अवधारणा, सौर केंद्रीय अवधारणा। इसका मतलब क्या हुआ, इस सौर केंद्रीय अवधारणा का मतलब क्या हुआ, अब हमने जो अब तक पढ़ा है कि सन है और सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। पहले अर्थ के चारों तरफ मान रहे थे, अलग हम सन के चारों तरफ मान रहे हैं, जिसके लिए जो इसका काम है ये कॉपरनिकस को इसकी जिम्मेदारी है। कॉपरनिकस ने ये सिद्धांत हमें दिया था। देखिए इसका ये ध्यान ना 143 एडी है, ठीक है ना, बहुत ध्यान देना, कभी कभार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और जो है 1400 में चले जाते हैं। ये 1400 का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये 140 का कॉन्सेप्ट है। ये बहुत स्टार्टिंग की बात है, ठीक है, और ये बहुत लंबे टाइम तक अवधारणा रही। उसके बाद लगभग 1540 के आसपास आपकी नई अवधारणा आती है कॉपरनिकस के द्वारा कि हमारी जो भूमि है वो सौर केंद्रित है, ना कि भू केंद्रित है।
इतना सबको समझ में आ गया? तो पहले आप जो है जल्दी से इसको उतार लीजिए और ये डायग्राम बना लीजिए। उसके बाद हम सिद्धांत की बात करेंगे। आई होप आपने ये उतार लिया होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, कोई भी ज़्यादा नहीं है और थोड़ा सा। अब हमने अवधारणा को समझ ली, अब हम समझेंगे सिद्धांत। अब सिद्धांत में एक सिद्धांत जो हम कई बार सुन चुके होंगे और आपको बड़े अच्छे से नाम याद होगा, बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट का सिद्धांत। सिद्धांत का आपका नाम है, चलिए मैं ये ऊपर का पूरा इरेज कर देता हूँ और यहाँ पे सीधा हम सिद्धांत लिखते हैं, क्योंकि और हमें इस सिद्धांत को ही अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि भूकेंद्रीय और सौकेंद्रीय जो है, सौकेंद्रीय ये हमारे एक छोटी अवधारणा है, तो इस पे इतना ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। सिर्फ ईयर को याद रखना है कि 143 AD में किसने लिया था? टॉर्मी ने दिया था कि भूकेंद्रीय है। और 1540 AD में किसने दिया था? 1540 AD में आपका जो है कॉपर निकस ने दिया था कि ये सौकेंद्रीय है। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं सीधा सीधा सिद्धांत की कि सिद्धांत क्या चल रहा है। सिद्धांत चल रहा है कि जी हमारा जो महाविस्फोट का सिद्धांत है, महाविस्फोट का सिद्धांत, महाविस्फोट का सिद्धांत। अब जरा बहुत ध्यान से समझेंगे महाविस्फोट के सिद्धांत को। देखिए सबसे पहले जो धरती थी, मतलब धरती कह रहा हूं, ये पूरा यूनिवर्स जो था बिग बैंग थ्योरी, अब जरा समझते हैं। अब थोड़ी देर के लिए एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी समझते हैं, क्योंकि स्टोरी हमारे माइंड में रुक जाती है, तो हम इसलिए उसको समझते हैं, ये समझेंगे, क्योंकि ये जो सिद्धांत है स्टोरी पर आधारित है। भाई जब इस पूरे यूनिवर्स में कुछ नहीं था तो एक ब्लैक होल हुआ करता था, ठीक है। अब उस ब्लैक होल में क्या होता है, वैक्यूम क्लीनर है, ठीक है ना, वो हर चीज़ को अपनी तरफ वैक्यूम करता है, अपनी तरफ खींचता है। अब हुआ क्या, जब उसकी तरफ चीज़ें खींची तो वहाँ समय में रुक जाती है चीज़ें, तो ऐसे ही वो चीज़ें खींचता रहा, बढ़ता गया। एक समय के बाद वो इतना बड़ा हो गया कि उसको एकदम से उसमें हो गया विस्फोट। जब उसमें हुआ विस्फोट तो उसमें से बहुत सारी चीजें निकल गई। अब निकल के क्या हुई, महाविस्फोट हुआ, एक बहुत बड़ा क्या हुआ, विस्फोट हुआ। इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि ये विस्फोट से बन गया कि यूनिवर्स। इस विस्फोट से आपकी क्या बनी, यूनिवर्स। अब पूछा जाता है कि ये किसने दिया, ये अवधारणा है किसकी, तो महाविस्फोट की अवधारणा है ये आपको दी थी गिवन बाय जॉर्ज लिमिटियर। ठीक है, जॉर्ज लिमिटियर ने ये सिद्धांत दिया था लगभग 1960 से 1970 के बीच में सिद्धांत आपका आया था। लगभग 1960 से 1970 के बीच का सिद्धांत था, ठीक है। और ये जो थे आपके बेल्जियम के बेल्जियम के साइंटिस्ट थे आपके, जॉर्ज लिमिटियर जो है बेल्जियम के। तो आपको महाविस्फोट का सिद्धांत किसने दिया, ये याद रखेंगे, जॉर्ज लिमिटियर ने लिया 1960 से 1970 के बीच में, और ये बेल्जियम के आपके साइंटिस्ट थे। अब महाविस्फोट के सिद्धांत में क्या क्या चीजें प्राप्त हुई, तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार लगा के लिखते हैं, आप भी स्टार लगा के लिखिएगा कि महाविस्फोट के सिद्धांत में हमें क्या क्या चीजें मिली। तो महाविस्फोट के सिद्धांत में हमें जो चीजें मिलती हैं उनमें सबसे पहले हमें ये पता चलता है कि जो लगभग ये सिद्धांत है ये 15 अरब वर्ष पुराना है, यानी 15 अरब वर्ष पहले ये पूरा हुआ है। पुराना मान लिखिए, पहले लिख लो, ये 15 अरब वर्ष पहले ये, ठीक है ना, लगभग आपके 15 मिलियन ईयर पहले। उसके बाद
ये पूरा का पूरा क्या था, पहले ये एक छोटे से बिंदु, जो मैं आपको ब्लैक होल बता रहा हूँ, छोटे से बिंदु में था। तो इसका पूरा द्रव्यमान कहाँ था, पूरा द्रव्यमान इसका एक छोटे बिंदु में था। पूरा का पूरा द्रव्यमान एक छोटे से बिंदु में था। अब हुआ क्या, धीरे 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 एक इंपॉर्टेंट आप पॉइंट लिखिएगा, उसकी आकर्षण शक्ति बढ़ी। शक्ति बढ़ी, उसकी आकर्षण शक्ति जब बढ़ी, धीरे 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 बढ़ती है, उसकी जो अपने अंदर खींचने की क्षमता थी वो बढ़ती रही। पहले उसमें आसपास की कुछ चीजों को खींचा, फिर जो उससे थोड़ी दूर थी उनको खींचा, ऐसे खींचता चलेगा खींचता चलेगा। तो इस तरह से हुआ क्या, उसकी आकर्षण शक्ति बढ़ती चली गई। जब उसकी आकर्षण शक्ति बढ़ी तो फिर होना क्या था, जब भी उसके अंदर कोई चीज आएगी तो उसका क्या होगा, आकार यानी साइज बढ़ेगा, आकार बढ़ने लगा। पहले कितना क्लियर हुआ, एक बार फिर दोबारा बता रहा हूँ। सिद्धांत किसका है जी, महाविस्फोट का सिद्धांत है, यानी बिग बैंग थ्योरी। इसके नाम से आपने बहुत बार पढ़ा होगा। ये इसलिए जॉर्ज लिमिटियन ने दिया, जो बेल्जियम के थे, और ये लगभग 1960 से 1970 के बीच में सिद्धांत दिया गया। इस सिद्धांत को माना कब से गया कि लगभग 15 साल पहले ये काम हुआ। क्या काम हुआ, महाविस्फोट का काम हुआ। अब ये महाविस्फोट का काम हुआ कैसे जी, पूरा पूरा जो द्रव्यमान था वो एक छोटे से बिंदु में था। पहले सब कुछ एक छोटे से बिंदु पे, जिसे मैं ब्लैक होल के नाम से आपको रिप्रेजेंट करके बता रहा था, जो ब्लैक होल है उस पे सब कुछ ये था। हुआ क्या, धीरे धीरे उसकी आकर्षण शक्ति बढ़ती गई, और जब उसने आकर्षण शक्ति से अपनी तरफ चीजों को लेना शुरू करा, अपने अंदर खींचना शुरू करा, तो धीरे धीरे उसका आकार भी बढ़ने लगा। अब भाई जब तुम खाते रहोगे तो तुम्हारा पेट बढ़ता जाएगा और एक टाइम वो फट जाएगा। सेम यही यहाँ पे बताइएगा कि यहाँ पे क्या हुआ, महाविस्फोट हुआ। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका क्या होता है कि यहाँ क्या हुआ, विस्फोट हुआ। विस्फोट हो गया। अब जब ये विस्फोट हो गया तो हुआ क्या, इससे कई सारी चीजें भी निकली। इसमें हुआ क्या, टेम्परेचर का जो लेवल था वो बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया यहाँ पे। ठीक है, जब टेम्परेचर लगभग कितना पहुंच गया, बढ़ते लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस का इसका टेम्परेचर पहुंच गया। और इससे फिर क्या निकली, जब ये आपका महाविस्फोट हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, तो इस आपके ग्रह और अन्य जो आकाशीय पिंड है वो आपके निकले। पहले फटाफट आप इतना उतारिए, फिर मैं पूरा ये रफ कर दूंगा, पूरा गायब कर दूंगा। उसके बाद फिर हम चलेंगे अपने सौर परिवार की ओर। चले तो अब जो है आगे, तो अब हम जो है थोड़ा सा इसको क्लीन अच्छे कर दूंगा, क्योंकि अब हम ब्रह्मांड को अपने इस सोलर सिस्टम को बनाएंगे। तो देखो हमारा सोलर सिस्टम में हमें जो सबसे पहले याद करना है वो हमें अपने ग्रहों की दूरी के अनुसार उनको याद करना है। तो सबसे पहले जो सूरज से हमारा ग्रह पड़ता है वो है हमारा मंगल। चलिए, तो अब हम यहाँ से अपने ग्रह की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सन बना देता हूँ। ये हमारा सूर्य सा सन, ठीक है। तो ये जो हमारा सूरज है, इसके चारों तरफ हमारे ग्रह घूमते हैं, ठीक है ना। इन 4 मिनट के बाद थोड़ा स्पेस ज्यादा छोड़ेंगे और कोशिश करेंगे अभी बिल्कुल हैंड टू हैंड ना बनाए, तो थोड़ा रुक के बनाने तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम जो है
पीछे के साथ लिख तो लेते हैं पर समझते टाइम समझ नहीं पाते। तो मैंने 4 पहले बनाए हैं, 4 बाद बनाए, क्योंकि इतना हम सबको पता है कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनकी संख्या है 8। तो प्लैनेट्स हमारे हो गए 8। तो सबसे पहले हमारे प्लैनेट है बुध। कौन सा है हमारा? बुध, यानी मर्क्यूरी। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे प्लैनेट की, तो वो है हमारा वीनस, शुक्र। उसके बाद तो भैया सबको पता है, ये आ गई हमारी स्वीट सी अर्थ, यानी पृथ्वी, ये हमारा क्यूट ग्रह जहां हम सब रह रहे हैं, है ना। उसके बाद हम बात करेंगे मार्स, यानी मंगल। चलिए पहले 4 ग्रह एक बार फटाफट इन 4 पे निकलवा लेगा, तो इन्हें याद करेंगे चुटकियों में। बुधवार, शुक्रवार, पृथ्वी सबको याद है, फिर मंगल हो गया। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ऐसे याद होगा 4 ग्रह। उसके बाद ये बीच में आपके जो है ये जो पड़ रही है एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ये पड़ रही है आपके एस्ट्रॉइड बेल्ट। मैंने बड़ी रेंजी बना दी एस्ट्रॉइड बेल्ट, तुम बस समझ लो ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ठीक है, यानी शुद्ध ग्रह की पट्टी। लिख देता हूं मैं, राइट बेल्ट, है ना, शुद्ध ग्रह पट्टी, ठीक है। ये भी बिल्कुल ऐसे ही घूम रही है जैसे बाकी ग्रह सूरज के चारों तरफ। अच्छा हाँ, तुम्हें एक पॉइंट में बताते रहेगा, जरा उस पॉइंट में निगाह रखिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे तुम्हें मुझे बहुत चीजें याद करनी थी, वो रह गया इसमें। एक पॉइंट ये ध्यान रखना, जो आपका वो ब्लैक होल फटा था ना, तो वो आपका फटा कैसे था? वो फटा था आपका एंटी क्लॉकवाइज। जब वो एंटी क्लॉकवाइज था तो वो जब फटा होगा तो उसकी सारी चीजें कैसे क्रिएट करी होंगी? हमारी एंटी क्लॉकवाइज क्रिएट करेंगी। तो हमारा हर ग्रह जो घूमेगा वो घूमेगा भी एंटी क्लॉकवाइज। बहुत ध्यान देना, सारे ग्रहों का जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, आपकी घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी कैसे जाती है? घड़ी आपकी इस तरह से जाती है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज जो है आपका इस तरह से जाएगा। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो सारे के सारे आपको ग्रह इस तरह से जाएंगे। 2 ग्रह स्पेशली मैं आपको पढ़ाऊंगा जिनका रोटेशन थोड़ा उल्टा है, तो वो मैं आपको अलग से समझाऊंगा। तो सबसे पहले 4 याद हो गए। इसके बाद हम सबसे बड़े ग्रह की तरफ बढ़ते हैं, और सबसे बड़ा ग्रह है हमारा बृहस्पति, यानी आपका जुपिटर। उसके बाद हम सैटर्न पर चलते हैं, यानी शनि पे, सैटर्न। और उसके बाद फिर हमारा आता है अरुण, यूरेनस, और फिर हमारा पास होता है नेपच्यून, यानी वरुण। पहले इतना समझ में आया? फटाफट इतने को उतारेंगे, ये ड्रॉ करेंगे, इतना सारा एक घुट पानी पीएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो 8 प्लैनेट्स में सबसे पहले आपने जो है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी और फिर मंगल, पहले ये आपने याद करें। उसके बाद फिर हमारा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण याद करें। मेरे ख्याल से 4-4 की पैटर्न आपको याद भी होंगे। इसके बीच में हमारी पड़ रही है एस्ट्रॉइड बेल्ट, यानी शुद्ध ग्रह पट्टी। अब ये एस्ट्रॉइड बेल्ट से पहले हमारे जो 4 ग्रह हैं, अब हम उनकी बात करेंगे। और पहले तो इन चारों ग्रहों की रोटेशन समझेंगे। भाई मैंने क्या कहा, सबकी रोटेशन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमारे सारे के सारे जो ग्रह थे जब वो बने, तो वो जिस गोले से बने थे, जिस छोटे से होल से वो बने थे, वो कैसा था? वो एंटी क्लॉकवाइज था।
जब वो एंटी क्लॉकवाइज था तो हमारे ग्रह भी सारे एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, लेकिन सारे ग्रह में मैंने सिर्फ 2 ग्रह ऐसे हैं जिन्हें मैं छोड़ूंगा, सारे ग्रह में एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा। ध्यान से देखना, सारे ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, सिर्फ मैं 2 छोड़ूंगा। देखो ध्यान से, मैंने 2 कौन से छोड़े, इधर से दूसरा और उधर से दूसरा, ऐसे याद रखेंगे टेक्निक, इधर से दूसरा और उधर से दूसरा। अब ये जो 2 हमने छोड़े थे ये एक्चुअल में आपके कैसे थे, ये क्लॉकवाइज घूम रहे थे, ये क्लॉकवाइज घूम रहे हैं आपके, ठीक है ना। और इसलिए जो है दोनों को मैंने हरे कलर से करा था ताकि आपको समझाने में मुझे थोड़ी आसानी हो जाए, कलर कॉम्बिनेशन से। और चलो मैंने कलर ग्रीन ले लिया, चलो कोई बात नहीं, फिलहाल इतना समझ में आया। तो क्या ध्यान रखना है कि अगर हमसे कभी भी पूछ लिया जाए कि हमारे जो ग्रह हैं, हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे घूम रहे हैं, वो सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। अब जो सारे प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज हैं तो उनमें सिर्फ केवल 2 प्लैनेट्स का हमें ध्यान रखना है, शुक्र और अरुण का, कि ये दोनों के दोनों कैसे घूम रहे हैं, ये क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो इतना क्लियर हुआ हमारा। अब हमें कौन से ग्रह दिखते हैं, तो भैया ये चीज ध्यान रखेंगे कि हमें बुध से लेकर शनि तक इनमें भी प्रकाश सूरज का सीधा सीधा इन पे आता है, तो ये ग्रह हमें दिखते हैं। तो ये कैसे ग्रह है, दिखने वाले ग्रह। कैसे ग्रह है ये, दिखने वाले ग्रह। इतना क्लियर हो। तो ये हमारे दिखने वाले ग्रह। तो ये जो शुरू के 4 और 2 वो ये 6 ग्रह है, कैसे हैं हमारे ये विजुअल प्लैनेट्स यानी दिखने वाले ग्रह हैं। यानी दिखने वाले ग्रह। अब भाई जब हमारे ये ग्रह दिख रहे हैं सौर परिवार के, तो इनमें से जो शुरुआत के 2 ग्रह हैं इनको जरा खास ध्यान रखना। ये जो दोनों ग्रह हैं ये आंतरिक ग्रह हैं। आंतरिक ग्रह यानी इंटरनल प्लैनेट्स में। ठीक है, इनका इतना ध्यान रहेगा। अब आगे बात कर रहे हैं, अब आगे बात करते हैं। भाई ये दो तो हमें दिख रहे हैं। अब जो पृथ्वी है और मार्स है, हम इन 2 ग्रहों को बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर बताना जरा सब बच्चे। सबसे पहले इस मंगल ग्रह के ऑर्बिट तक पहुंचने वाला देश कौन सा था? ये भी जरा बताओ, कमेंट करो सब। जो ऑनलाइन है सब कमेंट करो, पता तो चले तुम्हें कितना याद है। ये छोटी छोटी चीजें भी पता है या सब दिमाग से उड़े हुए बस रट रहे हो बैठे हुए? तो ऐसे बीच बीच में चीजें पूछता रहूंगा मैं। अब चलिए, अब हम बात करते हैं 2 ग्रहों की, यानी पृथ्वी की और मंगल। अब जरा बहुत ध्यान रखना, पृथ्वी जो है हमारे यूनिक प्लैनेट है या नहीं है, यानी एक अनोखा ग्रह है। क्यों है अनोखा ग्रह? क्योंकि यहाँ पे जीवन के अवशेष है, यानी यहाँ पे जीवन मिल रहा है। यहाँ पे हमें जिंदगी के प्रमाण मिल चुके हैं, मिल चुके हैं। हम सब ग्रह कौन से ग्रह पर रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं। और एक मंगल है हमारा, इस पे ये अनुमान है कि या तो बहुत समय पहले, बहुत टाइम पहले कोई रहता होगा जिसके आज अवशेष वहाँ मौजूद नहीं है, या फिर आने वाले समय में अगर कभी ऐसा होता है कि अर्थ हमारे रहने लायक नहीं रहती, तो हम कहाँ रह सकते हैं? मंगल पर रह सकते हैं। तो इसलिए ये दोनों जो प्लेनेट है, क्योंकि ये जो है रहने योग्य है, तो इन्हें गैल्टीलॉक प्लैनेट्स बोला जाता है। ये गैल्टीलॉक जो है जोन है, गैल्टीलॉक जोन।
गैल्डीलॉक जोन जो है वो आपका ऐसे प्लैनेट्स को कहा जाता है जो आपके रहने योग्य होते हैं। ठीक है, इतना समझना। तो उसके बाद हम आ गए थे फिर हमारी एस्टेरॉयड बेल्ट पे क्षुद्र ग्रह की ये पट्टी जो है हमारी, इसको हमें बहुत अच्छे से समझना है। उसके बाद हमारे जो आखिर में बिल्कुल लास्ट में हम वरुण के बाद पहुंचे, वैसे पूछता नहीं है वहाँ से, लेकिन कुछ चीज़ों को यहाँ याद रखेंगे। इसमें जो है ये ऊपर में ढूंढी, ये पट्टी है, ये की लास्ट में पता है पट्टी है और ये पट्टी किसने ढूंढी? ऊपर में ढूंढी तो निकलते। तो ये पट्टी जो है ऊपर में ढूंढी थी, इसे ऊपर बेल्ट भी बोला जाता है। तो बोला जाता है ऊपर है ना, तो इसे भी, इसे क्या बोला जाता है? ऊपर बेल्ट बोला जाता है। तो यहां तक सबको समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे एक बात और समझते हैं, जो हमारे शुरू के 4 हैं ये भी अलग क्यों है और आखिरी के 4 अलग क्यों है, इसकी एक बहुत अच्छी वजह मैं आपको बताता हूँ। जो ये शुरू के 4 हैं ये ग्रह क्या है, इनके अपने कुछ ठोस अवशेष हैं, ठीक है ना, इनका अपना घनत्व है, यानी ये क्या है, इनमें अपना घनत्व है, यानी ये ठोस ग्रह है। ठीक है, लेकिन आखिर के जो ये 4 हैं इनमें अपना घनत्व नहीं है। ये क्या है, इनमें सिर्फ गैस भरी हुई, क्या भरी हुई? गैस है, ये गैसों से बनी गैस है। ठीक है, तो आखिर के 4 में क्या है? गैस है। अच्छा, बिल्कुल लास्ट के 2 बताना रहेगा कि ये शुरू के 6 तो हमारे क्या थे, ये दिखने वाले ग्रह थे, विजिबल प्लैनेट थे, और आखिर की ये 2 क्या थे, ये हमारे जो है अंधेरे में रहने वाले ग्रह थे, अंधेरे में ठीक है ना। तो अरुण और वरुण, कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि अंधेरे में रहने वाले ग्रह कौन सा है? अरुण और वरुण। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें इन चीजों को समझना होगा। अच्छा, एक चीज जो बहुत बार पूछी जाती है पेपर में, ये आपको बताना रहेगा भाई, वरुण जो है ये आपका सबसे ठंडा ग्रह है, सबसे ठंडा ग्रह है आपका वरुण। तो सर सबसे गर्म कौन सा है? लेकिन सबसे गर्म, बहुत सारे बच्चों को ये धोखा होता है कि सबसे गर्म मरकरी यानी बुध होगा, सन के सबसे पास है, लेकिन ये सबसे गर्म नहीं होता। सबसे गर्म है आपका वीनस, सबसे गर्म ग्रह। क्यों गर्म है? क्योंकि इसमें CO2 की मात्रा है बहुत ज्यादा, CO2 की मात्रा ज्यादा। अब सर इससे क्या फर्क पड़ रहा है? अब छोटा सा जो है एनवायरनमेंट का लॉजिक समझो भाई, जब जब आपकी CO2 की मात्रा बढ़ गई या मीथेन की मात्रा बढ़ गई, ऐसे गैसेस की मात्रा बढ़ जाएगी, तो वो जनरेट करेंगे आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट। वो किसके कारण बनेगी? ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण बनेगी। अब जब ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा तो सूरज से आने वाली रोशनी, जो धूप है, जो गर्मी है, वो आ तो गई, बट ग्रीन हाउस इफेक्ट ने उसे वापस जाने नहीं दिया। अब जब वो बहुत कम वापस जा रही है तो उसकी गर्मी कहाँ रह गई? उस ग्रह पे रह गई। जब उसकी गर्मी उस ग्रह पे रह गई तो क्या हो गया? ऑटोमेटिकली गर्म हो गया। तो इसलिए CO2 की मात्रा ज्यादा होने की वजह से शुक्र ग्रह सबसे गर्म है। तो CO2 की मात्रा ज्यादा होने की वजह से उसमें क्या इफेक्ट हुआ? उस पर ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ। अच्छा, जब उस पर गर्मी ज्यादा है तो वो चमकेगा भी ज्यादा। चमकने वाला ग्रह भी इसे हम कहते हैं। बाकी इसकी बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। हर ग्रह को अलग से हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। अब इसके आगे जो है, समय तो वैसे बहुत हो गया इसके आगे, लेकिन जो हम पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे कि हमारा कौन सा ग्रह जो है वो किस तरह के श्रेणी में आता है, और हर ग्रह के बारे में पर्टिकुलर बात पढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले इसको बना लीजिएगा, और अगर कोई भी इसमें आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए बच्चों, फिर होती है आपसे सबसे मुलाकात। बाय बाय, जय हिंद।